आज के लेक्चर में हम लोग एनर्जी मेथड डेवलप करेंगे किसी भी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करने के लिए। और इस मेथड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है समझना वो वर्क है। अगर हम लोग देखें तो मैकेनिक्स में वर्क की जो डेफिनेशन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसको हम एसआई यूनिट में जूल्स में एक्सप्रेस करते हैं और सीजीएस यूनिट में अर्ग में एक्सप्रेस करते हैं। और हम इसको यहाँ जो डिफ़ाइन करते हैं कि जो फोर्स कांस्टेंट है, राइट। सबसे पहले हम लोग ईजियर स्टेप में आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले फोर्स को कांस्टेंट लेते हैं। तो एक कांस्टेंट फोर्स जो वर्क करता है उसे एफ डॉट एस से डिनोट करते हैं, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट। अगर यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा के इसे एक्सपैंड कर दें तो इसे एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन एफ और एस पे। तो ये क्योंकि कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन ज़ीरो भी हो सकता है। अगर इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसको हमने किसी रफ सरफेस पे रखा है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाकर राइट साइड में खींच रहे हैं। तो इस पे जो वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या क्या हैं। फोर्स कैपिटल एफ है, फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एन है और वेट एम जी है। अब जो एफ है उसका किया वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है। एन और एम जी का किया वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वो दोनों ही मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं। और फ्रिक्शन जो है वो मोशन के डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, इसलिए उसका किया वर्क क्या है, नेगेटिव है। ओके। तो अपने थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज इस एग्जाम्पल में अपने पास कोई फोर्स दिया हुआ है। सपोज इस फोर्स को हम लोग कह देते हैं कि दिस इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप। ये फोर्स गिवन है अपने पास प्रॉब्लम में। ओके। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी पार्टिकल को जो इनिशियली सपोज एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पे था -1,0 पे था इनिशियली, और फाइनली हम इसको लेकर आ जा रहे हैं किसी पॉइंट 1,1 पर। ठीक। और हम लोगों को पता लगाना है कि जो वर्क डन है, जो फोर्स एफ ने किया है वो कितना है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ इधर है। ईजिली हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट एस है तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है r1 और ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r2। हम लोग r1 को लिख सकते हैं -i कैप और r2 को लिख सकते हैं i कैप प्लस j कैप। ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट s जो है वो हमारे पास आ जाएगा r2 माइनस r1। ठीक। तो ये सॉल्व होने पे आ जाता है 2i कैप प्लस j कैप। ठीक। तो अब हम लोग सिंपली वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। वर्क डन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ डॉट एस। दोनों वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये आएगा आई और आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पे 4 और जे का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पे 3। तो जो टोटल वर्क डन हुआ है दिस इज सम 7 यूनिट्स। ठीक। तो इस सिंपल एग्जाम्पल में तुम लोग देख सकते हो कि कैसे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और वर्क डन कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट फोर्स से तो हम लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा। सपोज अब अगर फोर्स वेरिएबल हो जाता है तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो नाउ वी विल कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके। तो वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। और यहाँ पे जो डी एस है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है किस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो रहा है, इफ़ displacement or motion is in Euclidean system
तो उस केस में हम लोग ds की जो वैल्यू है वो ले लेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, राइट। ये वैल्यू ले लेंगे और फिर सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और मान लो कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें s1 से s2 तक चेंज होता है, तो इस लिमिट में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ हम लोग रिकॉल करेंगे, क्योंकि जो वर्क है वो डेफिनेट इंटीग्रल से दिया जा रहा है, तो अगर हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई ग्राफ बनाएं, राइट, सपोज हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई ग्राफ बनाया S1 से S2 के बीच, तो इसी ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। इस ग्राफ का जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क, राइट। जो एरिया पॉजिटिव होगा, मतलब अबव एस एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वर्क रिप्रेजेंट करेगा, और जो बिलो एक्स एक्सिस होगा ये जो है नेगेटिव वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो अक्सर कई सारे केसेस में जो है हमको डायरेक्टली वर्क नहीं पूछा जाता है, बल्कि एफ और एस का प्लॉट दे दिया जाता है, तो उसके एरिया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ईजिली वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सपोज हम क्या करते हैं कि कोई एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसको हम लोग मूव करा रहे हैं पॉइंट ए 1,1,1 से पॉइंट बी पर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1,0,0, और हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन क्या है, ठीक है। हम लोग फोर्स दे रहे हैं, फोर्स जो इस केस में है वो सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ठीक। तो सिंपली हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जो हमने ऊपर लिखा है। कोऑर्डिनेट कहाँ से तक चेंज हो रहे हैं? 1, 1, 1 से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 1, 0, 0 पर। फोर्स का वेक्टर लिख दे रहे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू डी एस की वैल्यू लिख दे रहे हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड 1,1,1 से 1,0,0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जहाँ एक्स चेंज हो रहा है 1 से 1 तक। y को इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, जहाँ y चेंज हो रहा है 1 से 0 पर, और ये आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2, जहाँ z चेंज हो रहा है 1 से 0 तक, राइट। तो ये वाली वैल्यूज़ तो अपने को मिल जाएंगी 0, और ये वैल्यू जो है आ जाएगी 1/2, और ये वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। इनको सम कर देंगे तो हमको क्या होगा? टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ओके। अच्छा, वेरिएबल फोर्स में हम लोगों ने मैकेनिक्स में एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल फोर्स पढ़ा था, विच इज़ स्प्रिंग फोर्स। वो भी एक वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया है ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स भी वेरिएबल फोर्स है। तो सपोज अपने पास कोई स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट है, कोई स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट बना लेते हैं, मास m को अटैच करते हैं, इसे x डिस्प्लेसमेंट देते हैं, स्प्रिंग फोर्स इसमें डेवलप होगा kx। सपोज हम इसको इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जो है इसका ले लेते हैं dx, राइट। तो जो वर्क डन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? माइनस kx इंटू डी एक्स, जहाँ हम नेट डिस्प्लेसमेंट इसे 0 से x दे रहे हैं। ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस k कांस्टेंट है 0 से x डी एक्स, ये दे देगा माइनस k एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। इस रिजल्ट को हम चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस के एक्स बाई 2 इंटू 2। अगर मैं इसे मूव करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करता जो इसे स्लोली मूव कर रहा है, तो इस वर्क डन को हम लोग लिख सकते थे इंटू एक्स इट विल बी, तो इस वर्क डन को हम लोग लिख सकते थे माइनस ऑफ
F average into x, right? This will be the work done by external force, but यहाँ पे नोट करना है कि इसका जो मोशन होना चाहिए, ये मोशन कैसा है, स्लो है, राइट? तो हम लोग स्प्रिंग फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं। आगे जाके हम लोग ये देखेंगे कि ये जो वर्क डन स्प्रिंग फोर्स ने किया है, यही वर्क डन जो है स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो दिस इज़ वन रिमार्क जो हमें ऐड कर लेना चाहिए। दिस वर्क डन by spring force is stored as potential energy of spring। ठीक है, ये जो वर्क डन हुआ है क्या होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक रिमार्क हम लोग और ऐड करेंगे, और इस रिमार्क में याद रखना, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके केस में जो वर्क डन होता है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इट इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। मतलब दिस कैन बी रिटन एज हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। तो क्योंकि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप लोग चाहो तो इंटीग्रेशन को स्किप कर सकते हो और सीधे सीधे ये रिजल्ट हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो इस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट है। इस स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट से मास m मैंने यहाँ अटैच किया है, और ये जो इन पोजीशन है दिस इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये जो ब्लॉक का है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं क्या करता हूँ कि इस ब्लॉक को नीचे तक लेके जाता हूँ बाय सम अमाउंट y विच इज़ इक्वल टू mg/k, तो अपने को बताना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इस समय स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच है। अगर मैं स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन को देखूं तो यहाँ पर इसके ऊपर इसका वेट लग रहा है mg, और स्प्रिंग स्ट्रेच हुई होगी, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा y0, तो ये वैल्यू आ गई होगी mg वो ky0, इसमें जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा, और यहाँ पे ky0 किसके बराबर आ गया होगा, mg के, या y0 किसके बराबर आ गया होगा, mg/k के, राइट? तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हुई होगी ये रही होगी हाफ ky0 स्क्वायर, राइट? दैट इज m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। ठीक, फिर जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग को अपने ब्लॉक को और मूव कर दे रहे हैं, y जो है यहाँ पे y0 के बराबर ही है, तो उस केस में जो स्प्रिंग है उसमें स्ट्रेच डेवलप हो जा रहा है 2y0। अगर हम ब्लॉक को और नीचे ले जा रहे हैं तो यहाँ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रही है हाफ k इंटू 2y0 होल स्क्वायर, जो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 2m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, इतना आ जा रहा है। ठीक, तो जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे किसके बराबर आ जाना चाहिए, यू आई माइनस यू एफ, क्योंकि हम वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाल रहे हैं। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालते तो यू एफ माइनस यू आई कर देते, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k माइनस 2m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय k, राइट? इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये तो देख लिया फोर्स कांस्टेंट है तो हम कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। कभी कभी कुछ इस वैरायटी की प्रॉब्लम होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी के पाथ को फिक्स कर देते हैं और जनरली उसे कोई स्टैंडर्ड कर्व ले लेते हैं।
स्टैंडर्ड का मतलब मानो स्ट्रेट लाइन ले लिया या पैराबोला ले लिया या सर्कल ले लिया, इलिप्स ले लिया। तो ऐसे केस के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे अलोंग अ स्पेसिफाइड पाथ। वर्क डन अलोंग अ स्पेसिफाइड पाथ। ठीक, तो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को बेसिकली हैंडल करने का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पहले तो यार अपना जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था F.ds, उसको यूज़ करेंगे और जो कर्व की इक्वेशन है उससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम का जो ट्रिक होता है वो ट्रिक क्या होता है कि हम लोग जो कर्व की इक्वेशन दी जाएगी उससे सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। यूज़ इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। अपनी बात को समझाता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक फोर्स है और ये फोर्स दिया जा रहा है कुछ y(x²) i कैप प्लस xy² j कैप, राइट। और इस फोर्स के अंडर में किसी पार्टिकल को ओरिजिन से मतलब 0,0 से किसी पॉइंट पर ले आता हूँ a, a पर। ठीक, ले आते हैं और इसको यहाँ पर लाते हैं हम लोग अलोंग अ पैराबोला। इसको इस पैराबोला के अलोंग ले आते हैं, राइट। पैराबोला की इक्वेशन ले रहे हैं y = x²/a। सपोज इस कर्व के अलोंग जो है हम लोग इसको मूव कराते हैं। तो हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। वही सिंपल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हम लोग वर्क डन के लिए, इंटीग्रल ऑफ F.ds, जहाँ पे इसको 0,0 से a, तक मूव करा रहे हैं। सॉल्व करने पे आ जाएगा 0,0 से a, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ सीधे y(x²) i कैप प्लस xy² j कैप इंटू dx i कैप प्लस dy j कैप। ये सॉल्व होने पे आ जाएगा y(x² dx प्लस xy² dy, जहाँ x जो है वो 0 से a चेंज हो रहा है और y भी जो है 0 से a चेंज हो रहा है, राइट। अब अभी ये इंटीग्रल सॉल्व करना जो है प्रॉब्लम देगा, बट अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन ऑफ कर्व से, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करेगा हमेशा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 से a, y की वैल्यू इक्वेट कर दे रहे हैं x²/a इंटू x² dx प्लस 0 से a x, y² की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं x⁴/a²। अच्छा सॉरी, हम लोगों को यहाँ क्या करना चाहिए, इस इंटीग्रल को हमें y के टर्म में सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू हमें इक्वेट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी √ay इंटू y² इंटू dy। ठीक, अब ये इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो सकता है। तो जनरली इस तरह की प्रॉब्लम में ये ऑब्जर्व करना है कि जो कर्व की इक्वेशन दी गई है वो हमें इंटीग्रल के सब्स्टिट्यूशन में काम आएगी, ताकि हम लोग अपने इंटीग्रल को ईजिली सॉल्व कर सकें, राइट। अब इसके रिजल्ट को हम लोग ईजिली लिख सकते हैं, x⁴ को इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ √a इंटू y⁵/2 को ईजिली इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। इस एग्जाम्पल में जो हम लोगों का स्पेसिफाइड पाथ है, सपोज अलोंग सर्कल है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का प्रॉब्लम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई हाफ सर्कल है जिसका रेडियस हम लोग सपोज r ले रहे हैं और यहाँ पर इसके साथ एक ब्लॉक जो है एक स्प्रिंग से अटैच है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और मास m है। इस ब्लॉक को हमें क्या करना है कि इसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कराते हुए इसको ले आना है किसी सपोज एंगुलर लोकेशन थीटा तक और हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। इनिशियली सपोज पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था और इसी के बाद से हम लोग इसे
मूव कराते हैं। और ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसकी इनिशियल पोजीशन है। और मुझे इसको कहीं यहाँ F पॉइंट तक लाना है, F पॉइंट तक लाना है, जो यहाँ से एंगल थीटा पर है। ठीक है, तो ऐसे केस में वर्क डन कैसे निकाला जाए? जब अपना ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा तो जो स्प्रिंग है वो कुछ इस पाथ के अलॉन्ग ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, mg का कंपोनेंट mg लग रहा होगा और स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुकी होगी। कितने अमाउंट से स्प्रिंग स्ट्रेच हुई होगी? बाय अमाउंट r थीटा, इतनी ही लेंथ जो है स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है। तो फिर ऐसे केस में जो फोर्सेस हैं उनको हम रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग रेडियल डायरेक्शन, नॉर्मल लग रहा है, अलोंग रेडियल डायरेक्शन, अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है जिसके अगेंस्ट इस ब्लॉक को मूव करना है वो कितना है? mg cos थीटा प्लस kx, जहाँ x जो है वो r थीटा के बराबर है। और क्योंकि पार्टिकल सर्किल पे चल रहा है तो वर्क डन को जिसे हम लोग F डॉट ds लिख रहे हैं, जहाँ ये फोर्स जो है वो टैंजेंट के लॉन्ग है, यहाँ भी फोर्स टैंजेंट के लॉन्ग है। जो ds है यहाँ पे r d थीटा के बराबर होगा। क्योंकि पार्टिकल सर्किल पे चल रहा है तो जो एलिमेंटल डिस्टेंस है, सपोज वो यहाँ से मूव करके छोटा डिस्टेंस आगे जाता है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? ये एंगल d थीटा था, तो r d थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा mg cos थीटा प्लस के आर थीटा और ds की वैल्यू लिख दे रहे हैं r d थीटा। तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास रिज़ल्ट आ जाएगा mg r इंटीग्रल cos थीटा d थीटा प्लस के आर स्क्वायर थीटा d थीटा। दोनों केस में लिमिट 0 to थीटा और 0 to थीटा। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट आ जाएगा mg r cos थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा sin थीटा, तो दिस विल बी mg sin थीटा प्लस के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2। राइट, इतना वर्क किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा ताकि इस ब्लॉक को हम लोग स्लोली मूव करते हुए इनिशियल पोजीशन से किसी एंगुलर पोजीशन थीटा तक ले आए। ठीक, तो केवल स्मार्टली हमको डिस्प्लेसमेंट चूज़ करना है। अब इतना याद रख लेना है यहाँ पर कि अब जो सिलेंड्रिकल या सर्कल के अलॉन्ग मोशन होगा उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट ds है, ये डिस्प्लेसमेंट ds किसके बराबर होगा? r d थीटा के बराबर होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? अलॉन्ग टेंजेंट होगा। तो जब भी पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम लोग किस डायरेक्शन में लेंगे? टेंजेंट के डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पे दो छोटे पॉइंट्स मैं और रिमार्क की तरह ऐड करूँगा। ये दोनों रिमार्क जो आपको याद रखने हैं, एक तो ये याद रखना है कि जो वर्क डन है इट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वर्क डन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और दूसरा रिमार्क जो आप याद रखोगे कि कॉन्स्ट्रेनिंग फोर्स जो है वो कभी कोई वर्क नहीं करते। कॉन्स्ट्रेनिंग फोर्स का मतलब हो गया जैसे टेंशन, जितने इंटरनल फोर्स हैं अगर उनको पूरे सिस्टम के अलॉन्ग देखेंगे तो वो कभी भी कोई वर्क नहीं करते हैं। राइट, तो कॉन्स्ट्रेनिंग फोर्स वो कभी वर्क नहीं करते। ये दो सिंपल रिमार्क्स याद करने वाले हैं। और इसके अलावा जो हम लोग एक और टर्म यहाँ सीखेंगे इस पावर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dw by dt। तो dw by dt दिस कैन बी रिटन एज f डॉट s। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, जहाँ पे मैंने इस फोर्स को क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। और ये आ जाएगा ds by dt एंड ds by dt इज वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू f डॉट v अगर फोर्स क्या दिया है? कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में इसको u इंटू वी के मेथड से डिफरेंशिएट कर दो। एक बार f को कांस्टेंट रखो,
एस को डिफ्रेंशिएट करो, एक बार एस को कांस्टेंट रखो और एफ को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। इससे ये रिज़ल्ट अपने पास ईजिली आ जाए। तो अब जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट डिराइव करते हैं, और इस केस में हम लोग क्या एनालाइज करेंगे, पावर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल, ठीक है। देखते हैं जरा इस रिज़ल्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं। सपोज़ कोई पार्टिकल है जो किसी सर्कल पे मूव कर रहा है ऑफ रेडियस आर, और इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कुछ टाइम का फंक्शन है, सपोज़ एफ एज अ फंक्शन ऑफ टी ले रहे हैं। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट पे इसके टैंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एफ टी है ये जो है एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर आएगा, जहाँ वी को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन बी रिटन एज आर into f as a function of t divided by m, this will be whole root of it, ठीक है। हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का हम लोग वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन अलोंग टैंजेंट ये जो है अपने को dv बाई dt मिल जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट आर बाय एम को कांस्टेंट रख लेते हैं, एफ डैश टी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ टी, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने सिंपली, तो ये अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ से इजीली मिल जाएगा, विच इज़ वी स्क्वायर बाय आर, राइट। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। तो अगर हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं, वी कैन राइट पावर एज एफ डॉट वी, राइट। तो हम लोग जो रेडियल डायरेक्शन है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में है फोर्स को लिख देते हैं, m इंटू ए आर आई कैप ले रहे हैं रेडियल डायरेक्शन को x एक्सिस और टेंजेंशियल डायरेक्शन को y एक्सिस, और m इंटू ए टी जे कैप, और जो इसका एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास वो जे डायरेक्शन में है। ये रिज़ल्ट आ जाएगा अपने पास आर इंटू एफ टी इंटू जे कैप, जिसे हम लोग इजीली सॉल्व करके ये देख सकते हैं, दिस इज एम ए टी इंटू आर एफ इंटू टी ऑब्वियसली बाय एम, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि जब पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जो पावर है वो केवल टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। वी कैन ऐड ऑन अ रिमार्क, पावर इज ट्रांसमिटेड बाय टेंजेंशियल फोर्सेस ओनली, ठीक है। तो रेडियल फोर्स यहाँ कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, सारा वर्क कौन कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स कर रहा है। एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। इस एग्जाम्पल में सपोज अपने पास कोई ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है इनिशियली रेस्ट पे है, और फिर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं जिसके कारण ये मूव करना शुरू करता है, और ये फोर्स जो है इसको कुछ कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर देता है। F प्रोवाइड्स कांस्टेंट पावर P टू द ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक को ये कुछ कांस्टेंट पावर P प्रोवाइड कर देता है। अपने को बताना है कि इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी। हम लोगों को ब्लॉक की वेलोसिटी बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। तो फोर्स को हम लोगों ने यहाँ अच्छा पावर जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पावर है वो एफ डॉट वी है, राइट। सेम डायरेक्शन में है, तो पावर पी एफ को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू वी। तो ये रिज़ल्ट अपने पास सॉल्व होके आ जाएगा P बाय एम इंटू डी टी
इज इक्वल टू वी इंटू डी वी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो है, जब टाइम टी है तो वेलोसिटी वी आ जाएगी। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू पी बाई एम इंटू टी, या वी की वैल्यू आ जाएगी 2p/m इंटू टी का रूट। ठीक, हम चाहें तो इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, v को dx/dt लिख दें और सॉल्व करके जो है हम लोग इससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, जो एनर्जी मैथड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वर्क और पावर का समझना, राइट। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी पर ध्यान देंगे और देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो कौन कौन सी एनर्जी पजेस कर सकता है। आज के लेक्चर में हम लोग एनर्जी मेथड डेवलप करेंगे किसी भी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करने के लिए, और इस मेथड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है समझना वो वर्क है। अगर हम लोग देखें तो मैकेनिक्स में वर्क की जो डेफिनेशन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसको हम एसआई यूनिट में जूल्स में एक्सप्रेस करते हैं और सीजीएस यूनिट में अर्ग में एक्सप्रेस करते हैं। और हम इसको यहाँ जो डिफाइन करते हैं कि जो फोर्स कांस्टेंट है, राइट। सबसे पहले हम लोग ईजियर स्टेप में आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले फोर्स को कांस्टेंट लेते हैं। तो एक कांस्टेंट फोर्स जो वर्क करता है उसे एफ डॉट एस से डिनोट करते हैं, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट। अगर यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा के इसे एक्सपैंड कर दें तो इसे एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन एफ और एस पे। तो ये क्योंकि कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन ज़ीरो भी हो सकता है। अगर इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसको हमने किसी रफ सरफेस पे रखा है और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाकर राइट साइड में खींच रहे हैं। तो इस पे जो वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या क्या हैं? फोर्स कैपिटल एफ है, फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एन है और वेट एम जी है। अब जो एफ है उसका किया वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है। एन और एम जी का किया वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वो दोनों ही मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, और फ्रिक्शन जो है वो मोशन के डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, इसलिए उसका किया वर्क क्या है? नेगेटिव है। ओके।